दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन तथा नेट जेआरएफ के लिए इतिहास के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों की श्रृंखला में आप पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत में तथा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारत तथा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन के सदस्य थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों, आशुतोष कोइला विद्युत वाहिनी के सदस्य थे। और दोस्तों विद्युत वाहिनी संस्था एक क्रांतिकारी संगठन थी और 1942 में पुलिस मुठभेड़ में आशुतोष कोइला की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? तो ये था नासिक षड्यंत्र केस। दोस्तों नासिक षड्यंत्र केस में बीडी सावरकर को वर्ष 1911 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की कुख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है, किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम कौन कौन है? बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे? तो ये है दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिए थे। 1904 में दादा भाई नौरोजी ने भारत के लिए स्वशासन या स्वराज की मांग की थी। 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इनकी अध्यक्षता में स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन से संबंधित 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। तो याद रखिएगा दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्र को बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा के चतुर्मुखी कार्यक्रम दिए थे। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो वीर सावरकर या वी.डी. सावरकर। दोस्तों वी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिवर्तित हो गया था और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में कहाँ पर? नासिक, महाराष्ट्र में की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था? तो ये मास्टर सूर्यसेन ने। दोस्तों मास्टर सूर्यसेन, इनको मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने चटगांव शस्त्रागार में वंदे मातरम नारे के साथ तिरंगा ध्वज लहराया था। चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने आयोजित किया था। सूर्यसेन ने दोस्तों बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जिसको शार्ट में IRA कहा जाता है, इसकी स्थापना की और IRA के सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टेगरा बल प्रमुख थे। और देखिए तिथि देखिए 18 अप्रैल 1930। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और सूर्यसेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करके हथियारों पर कब्जा कर लिया और 22 अप्रैल 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर मुकदमा चला और 12 जनवरी 1934 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, कल्पना दत्त का संबंध किससे था? तो उत्तर है इंडियन रिपब्लिक आर्मी से। अगला प्रश्न है दोस्तों, खुदीराम बोस किससे संबद्ध थे? तो खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर से संबंधित थे और आप जान लीजिए कि अप्रैल 1908 में आधुनिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया गया। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को इन पर बम मारने का कार्य दिया गया। प्रफुल्ल चाकी और बोस पकड़े गए।
चाकी ने आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस पर अभियोग चला और उन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए, सतारा षड्यंत्र केस कब का है? तो 1910 यानी 1910 का है। अहमदाबाद बम केस, देखिए अहमदाबाद बम केस 1909 में हुआ था, 1909 लिख लीजिए। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो 1922 से 1927 के मध्य हुआ था, तो यहाँ पर 1922 कर लेते हैं। और अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। तो सबसे पहले डी, बी, ए और सी, यानी 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस, 1909 में अहमदाबाद बम केस, 1910 में सतारा षड्यंत्र केस और 1922 से 25 तक पेशावर षड्यंत्र केस का समय रहा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिस्टर निवेदिता किस क्रांतिकारी गुप्त संगठन की सदस्य थीं? तो सही उत्तर है, सिस्टर निवेदिता का संबंध दोस्तों अनुशीलन समिति से था। इनका वास्तविक नाम मार्गरेट नोबेल था। वह स्वामी विवेकानंद की शिष्या थीं। उन्होंने सिस्टर निवेदिता का नाम दिया था और वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी जुड़ी थीं। अनुशीलन समिति, डॉन सोसाइटी, यंग मेंस हिंदू यूनियन कमेटी, गीता सोसाइटी और विवेकानंद सोसाइटी से संबद्ध रही थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने अलीपुर षड्यंत्र कांड में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो सी आर दास यानी चित्तरंजन दास ने। दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र केस कब का है? तो आप जानते हैं 1908 का अलीपुर षड्यंत्र केस है। इसमें अरविंद घोष और उनके भाई वारिंद्र घोष सहित कितने लोग? 39 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए। इस मामले में 17 लोगों को सजा हुई थी, लेकिन अरविंद घोष रिहा कर दिए गए थे। और इस मामले में अरविंद घोष का बचाव एड़ी चोटी की जोर लगाकर चित्तरंजन दास ने किया था। और दोस्तों अलीपुर षड्यंत्र मामले में ही सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की कन्हैयालाल दत्त और सत्येंद्र बोस ने जेल में गोली मारकर हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम क्या था? तो सही उत्तर है, मास्टर दा सूर्यसेन को कहा जाता है और ये बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र घटना में कौन शामिल था? तो सही उत्तर है, कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य। दोस्तों मेरठ षड्यंत्र घटना में कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य शामिल थे और 1929 में मेरठ षड्यंत्र के अंतर्गत कुछ लोगों का मुकदमा चला, जिसमें 3 अंग्रेज भी थे, जिसमें फिलिप स्प्रेट, बेन ब्रेडले और लेस्टर हचिनसन थे। इस केस के विरोध में 21 मार्च 1929 को मोतीलाल नेहरू ने केंद्रीय विधानसभा से काम रोको प्रस्ताव पेश किया था। आइंस्टाइन ने ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिखकर उस मुकदमे को हटाने की मांग की थी। और मेरठ षड्यंत्र केस में फंसे कैदियों को बचाने के लिए जवाहरलाल नेहरू, M.A. अंसारी, कैलाश नाथ काटजू और M.C. छागला ने पैरवी की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि ये जो सुमेलन करना है इसका सही सुमेलन क्या हो जाएगा? अनुशीलन समिति, आप देख सकते हैं अनुशीलन समिति जो है इसका संबंध किससे था? तो वारिंद्र कुमार घोष। अभिनव भारत का संबंध दोस्तों आप देख लीजिए कि अभिनव भारत का संबंध बी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर से था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ये सचिंद्र नाथ सान्याल और भगत सिंह इससे संबंधित थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये घोषणा किसने की थी? आपको बताना है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो हम लोग बचपन से ही जान रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये घोषणा की थी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दोस्तों सिंगापुर जो तत्कालीन मलय कहा जाता था, वहाँ पर अपने सैनिकों का आह्वान करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, बहुत त्याग किया है किंतु अभी प्राणों की आहुति देना शेष है। आज़ादी को आज हमें अपने शीश फल चढ़ा देने वाले पागल पुजारी की आवश्यकता है, जो अपना सिर काटकर स्वाधीनता की देवी को भेंट चढ़ा सके। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी का कथन है। अगला प्रश्न है, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो सुभाष चंद्र बोस हैं। और अगला प्रश्न है, काकोरी कांड में मुकदमे का सामना किसने नहीं किया था? तो दोस्तों काकोरी कांड में कौन कौन थे?
देखिए, अक्टूबर 1924 में शचीन्द्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और जान लीजिए कि इस संस्था द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती डालकर सरकारी खजाना लूटा गया। और ये घटना काकोरी कांड के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी हुई। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के यही एकमात्र सदस्य थे जो कभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। और अंत में 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इन्होंने पुलिस मुठभेड़ के दौरान स्वयं को गोली मार ली थी। और काकोरी कांड या काकोरी ट्रेन डकैती का नाम उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। काकोरी कांड मुकदमे का सामना चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो ये था मार्च 1931 में। दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्यों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, ध्यान दीजिएगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार करके केंद्रीय असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में इस संगठन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार करके कुल 18 क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। और भगत सिंह के ऊपर दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई थी इसमें। और ये तिथि था 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दे दी गई थी। उनकी फांसी के समाचार से पूरा देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान, देखिए, बीडी सावरकर किससे संबंधित थे? तो उत्तर है बीडी सावरकर का संबंध अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था से था। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। दोस्तों, सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। और इसका उद्देश्य भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना था। और दोस्तों देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांतिकारी संगठन था। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना। तो देखिए, केंद्रीय असेंबली में कब बम फेंका गया था? तो अभी अभी हमने बताया है कि 8 अप्रैल 1929 को। सैंडर्स का मारा जाना उसके बाद है, फिर सैंडर्स का मारा जाना सबसे पहले था, फिर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 और चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु फरवरी में हुई थी 1931 में। तो सही क्रम हो जाएगा, सबसे पहले सैंडर्स का मारा जाना, फिर केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाना, उसके बाद आपका चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु फरवरी में हुई थी और भगत सिंह को फांसी जो है ये आपको 1931 में दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जेल में अनशन करते हुए किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई थी? तो ये थे जतिन दास। अगला प्रश्न, 1938 में पारित ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट का संबंध मुख्य रूप से किससे संबंधित था? तो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1938 का संबंध हड़तालों पर रोक से था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। ये सभी लोग चरमपंथी विचारधारा से संबंधित थे और लाल बाल पाल के नाम से प्रसिद्ध थे ये लोग। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, इनको भारतीय राष्ट्रवाद के त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो 1925 यानी 1925 में भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना की गई थी। भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक किसे कहा गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। और एक प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों, किसको, देखिए 23 मार्च 1931 को हम देखिए भगत सिंह के साथ फांसी किसको दी गई थी?
तो सही उत्तर है शिवराम राजगुरु और सुखदेव को। तो भगत सिंह के साथ फांसी की सजा राजगुरु और सुखदेव को दी गई थी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को या जो ये घटनाएं हैं स्थापना है, इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है आपको। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले स्थापना अभिनव भारत की हुई, फिर युगांतर पार्टी, उसके बाद अनुशीलन समिति और फिर गदर पार्टी की स्थापना। तो सही क्रम 4, 2, 1 और 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों क्रांतिकारी बी फड़के यानी वासुदेव बलदेव फड़के किस राज्य से जो है संबंधित थे? तो महाराष्ट्र से। किस प्रकरण में अरविंद पर मुकदमा चला था? अलीपुर बम मामले में। और कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाना जाता था? तो लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है किस योगदान के लिए लाल बाल पाल प्रसिद्ध थे? तो लाल बाल पाल की प्रसिद्धि चरमपंथ के विकास के लिए थी और इन लोगों को भारत में राष्ट्रवाद के विकास का प्रमुख श्रेय प्राप्त है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के बाद आइए भारत के बाहर क्रांतिकारी आंदोलन और गतिविधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए कि किसने 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया गया था? तो ये थे मदन लाल धिंगरा के द्वारा। दोस्तों लंदन में सर कर्जन वाइली, जिसको विली भी कहा जाता है, इसको 1909 में ML धिंगरा यानी मदन लाल धिंगरा ने गोली मार दी थी। अगला प्रश्न है इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो मैडम भीकाजी कामा ने। दोस्तों मैडम भीकाजी कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की समर्थक थीं। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट जर्मनी की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। फ्री इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में भारतीय छात्रों का एक राजनीतिक संगठन था जो ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध था। शुरुआत में ये एक बौद्धिक समूह था जो भीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया था। तो दोस्तों फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना अगर जो देखा जाए तो 1906 में वीर दामोदर सावरकर ने किया था, क्योंकि आगे चलकर ये संगठन भीकाजी कामा के नेतृत्व में एक क्रांतिकारी संगठन बन गया था। विकल्प में अगर BD सावरकर नहीं है तो सही उत्तर भीकाजी कामा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1913 में हिंदी एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट ऑफ अमेरिका का अध्यक्ष कौन बना था? तो ये सोहन सिंह भाखना। दोस्तों 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला था, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया था। गदर पार्टी पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक संगठन था और लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सरदार सोहन सिंह भाखना थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए ये था प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ। तो स्वदेशी आंदोलन निष्क्रिय हो गया था, भारतीय राष्ट्रवाद के पहरे निष्क्रिय हो गए थे। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा, उन्हें उद्वेलित किया और उस समय ये धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है, उनके लिए एक मौका है और इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारियों और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके स्वदेशी संगठनों ने इस मौके का लाभ उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है माइकल ओ डायर को किसने मारा था? तो उत्तर है माइकल ओ डायर को सरदार ऊधम सिंह ने मारा था। मार्च 1940 में दोस्तों पंजाब में क्रांतिकारी नेता ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दिया गया था।
अगला प्रश्न है, लंदन में सर कर्जन वायली को 1909 में किसने गोली मारी थी? तो मदन लाल धींगरा ने। और अगला प्रश्न है, कौन स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ और वहां पर भारतीय तिरंगे को फहराया? तो ये मैडम भीकाजी कामा थी। इनको दोस्तों भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के नाम से या मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। मैडम कामा महाराष्ट्र की पारसी परिवार से संबंधित थीं और श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थीं। अगला प्रश्न है, लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी किसने प्रारंभ किया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। फरवरी 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके स्वराज प्राप्त करना था और यहाँ से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी वहाँ से पेरिस और अंततः जेनेवा चले गए थे। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट के नाम से जाना जाता था गदर पार्टी को। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने 1913 में दोस्तों गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया था। अगला प्रश्न है, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा दोस्तों, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया गया था। अगला प्रश्न है, सर्कुलर ए आज़ादी नामक परिपत्र किससे संबंधित है? तो ये रामनाथपुरी से संबंधित है। दोस्तों 1907 में कनाडा में रामनाथपुरी निर्वासित जीवन व्यतीत करते हुए सर्कुलर ए आज़ादी यानी आज़ादी का परिपत्र बांटा। उसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। अगला प्रश्न है, किसने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो आप जान लीजिए, लाला हरदयाल ने। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में की गई। इसके संस्थापक लाला हरदयाल थे, जबकि इस पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। गदर पार्टी ने एक पत्रिका गदर का प्रकाशन भी किया था और ये पत्रिका उर्दू, पंजाबी, मराठी, अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशित होती थी। गदर पार्टी की स्थापना का उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना था, जिसमें सभी संप्रदायों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगला प्रश्न है, 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार का राष्ट्रपति कौन था? तो ये महेंद्र प्रताप सिंह थे। राजा महेंद्र प्रताप सिंह 1915 में काबुल में गठित अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति थे। दोस्तों राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्लाह के साथ 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इस सरकार के प्रधानमंत्री बरकतुल्लाह थे और इस सरकार को जर्मनी और रूस ने मान्यता प्रदान की थी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, 1907 के द्वितीय इंटरनेशनल की स्टुटगार्ट कांग्रेस में स्वतंत्र भारत का झंडा किसने फहराया? तो मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की। सही है। इसका उद्देश्य भारत में लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना, जिसमें सभी संप्रदायों की प्रतिनिधि सरकार हो। तो दोस्तों ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। एक प्रश्न और लास्ट में जान लेते हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में। दोस्तों आज़ाद हिंद फौज का गठन 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में किया गया था और फौज का गठन सिंगापुर द्वीप पर किया गया, किंतु तब सिंगापुर को ब्रिटिश मलय के रूप में जाना जाता था। ब्रिटिश मलय में शामिल 3 भाग थे, फेडरेटेड मलय, अनफेडरेटेड मलय और स्ट्रेटस सेटलमेंट। यानी तृतीय यानी स्ट्रेटस सेटलमेंट के अंतर्गत 4 अलग अलग क्षेत्रों को जोड़ा गया था, जिसमें मलक्का, डिडिंग, पेनांग और सिंगापुर थे। अगस्त 1963 में स्वतंत्रता की घोषणा की। 16 सितंबर 1963 को मलेशिया का अंग बन गया था सिंगापुर और 9 अगस्त 1965 को मलेशिया की संसद के एक प्रस्ताव से मलेशिया संघ से अलग करके सिंगापुर नाम के एक नए राष्ट्र के रूप में गठित हुआ था। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना
सिंगापुर में हुई थी? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें आपने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत तथा भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित प्रश्नों को कवर किया, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।